हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग लिख करके बताएं कि वो सब अच्छे हैं। और जब आप लिख देंगे कि आप सब अच्छे हैं तभी हम लोग आगे की बातें करेंगे, है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जानते हैं कि आज हमारा डेमो फर्स्ट है और टारगेट बैच का ये आपका डेमो वन है। और डेमो वन में क्या होगा कि मैं सारी चीज़ें आपको पहले तो ये बता दूं कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो एक बार तो ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप सब लोगों के लिए क्लियर है? एकदम से मेरी आवाज़ क्लियर है आप सब लोगों के लिए? सारे लोग बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कमेंट सेक्शन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। लक्ष्मण, विपिन, अभिषेक, मोनिका, सचिन, अजय ठाकुर, दिया, रोशन, सीआरपीएफ मिनी। सारे साथियों का बहुत सारा वेलकम है। तो दोस्त देखो, बिगर समय गवाए, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना चुका था। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें इसी एसएससी चैनल पर, या आपका RWSSC चैनल पर जाकर के एक वीडियो बनाया था मैंने कि भाई इस बैच से कौन जुड़ सकते हैं और कौन नहीं जुड़ सकते हैं। तो उस वीडियो को देख करके ही आप अपना चुनाव करें कि आप जुड़ने लायक हैं अभी या नहीं हैं। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर जो होंगे ना साथी, टारगेट बैच का मतलब ही क्या है? टारगेट का मतलब है कि हम चीज़ों को एक टारगेट की तरह लेके चल रहे होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप एकदम बेसिक से हैं और आप बोलें कि मैं बिगनर हूँ जी, मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ। तो मैं पहले ही कह देता हूँ आपसे कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके? समझ गए इतनी बात को? लेकिन थम्स अप करके बताओ मुझे कि हाँ जी, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो बिगनर्स है वही एक बात हुई, बिगनर्स के लिए नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं जो मैंने वहाँ बताया, जो अपना जिनको कॉन्फिडेंस होगी मेरा 60% पार्ट या 60% स्कोर मेरा आता है जी। एग्ज़ाम का जो मैं आपका मॉक लगाता हूँ, उस मॉक में मेरा स्कोर आ रहा है, 60% के आसपास हूँ मैं। क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ा स्पीड मोड से होंगी टारगेट में। स्पीड मोड से मतलब है एकदम बहुत शांति से, बहुत धीरे से नहीं पढ़ेंगे हम। हमको जो सिलेबस है हमारा वो कवर करना, और बहुत अच्छे से कवर करना है ना? भैया आप बैठे हैं क्या? हाँ जी मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना, मैं बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या तुमको? तो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? वो मतलब तालियां बजाओ तुम, देखो ये जादू है एक। तो जादू करने के लिए शुरू है सब, अच्छे से पढ़ने के लिए शुरू है। मैं आपको बता दूं हम इसमें दो पार्ट करेंगे इस टाइम पर। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे, और स्टैटिक जीके को पढ़ने के बाद में फिर हम इसके बाद में आपका इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है? हिस्ट्री। तो स्टैटिक जीके आप ऐसे मान लीजिए कि हमको ये 22 क्लासेस में कंप्लीट करना है, कंप्लीट इतनी क्लासेस में। और हिस्ट्री जो है आपका वो हमको लगभग मतलब इतनी ही क्लासेस समझ लो, 20 क्लासेस में हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है? तो अगर हम ये कहें कि जहाँ पर चीज़ें समझाने की होंगी वहाँ पर चीज़ें आपको समझाएंगे। मेरा राइटिंग क्लियर है ना? एक बार थम्स अप करके बताइए। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप सब लोगों के लिए विजिबल है ना? आसानी से समझ पा रहे हैं? तो फिर हम उसको शुरू करते हैं। ओके? करें शुरू? एक बार परमिशन दे दीजिए, और पहले ही बता देते हैं आपको, ये 3 डेज तो होगा आपका अभी। 3 डेज तो यहाँ पर होगा यूट्यूब पे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भी हम चीज़ों को कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, कैसे हम चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में आफ्टर 3 डेज ये चला जाएगा आपका एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे तो जो मैं कम से कम ये कहूँगा कि जो इस वाली कंडीशन के लिए तैयार है, 60% के लिए, 60% कंडीशन के लिए, वही इसमें आगे एनरोल करें और इस बार अपने सिलेक्शन को श्योर करें। तो आप सब लोग परमिशन दें और फिर हम शुरू करते हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। स्टैटिक जीके में आप अपने टॉपिक देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके में। तो हमारा पहला टॉपिक होगा क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, इसको हम दो क्लासेस में करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका क्लासिकल डांस, दूसरी क्लास में हम करेंगे आपका क्लासिकल डांस आर्टिस्ट। यूनेस्को साइट एंड रामसर साइट, ये सारा हमको आपका थर्ड क्लास में कवर करना है। थर्ड क्लास हमारी इसकी होगी, और उतना ही फिक्स क्लास होगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशंस हैं,
इसको हम कवर करेंगे आपका 4th एंड 5th क्लास में। फोक डांस हम 6th एंड 7th क्लास में कवर करेंगे अपना। और जितना भी हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपका, इसको हम कवर करेंगे आपका 8th 9th क्लास में। क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, और बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है तो इसका मतलब है ये हमारा होगा 10th 11th एंड 12th में। इसमें मैं फ़िल्टर करूँगा कुछ बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे इसको। ओके, आप बस खुद से एक परमिशन करिए कि जब आप इन क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आपका फोकस सिर्फ क्लासेस पे होगा, या जो बातें मैं कर रहा हूँ सिर्फ उन बातों पर होगा, तो आप अपने सिलेक्शन को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका ध्यान किन्हीं और बातों में है तो फिर आपको कोई और रास्ता अपना लेना चाहिए, फिर आपको उन फेक प्रोमिस की तरफ जाना चाहिए। 13 14 15 क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे आपका, है ना, 3 क्लासेस में स्पोर्ट को। और आपका 16th भी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होगा बहुत, इसमें बुक्स वगैरह सब स्पोर्ट्स का इसी में ले लेंगे। ओके, मंदिर और घराना ये हमारा एक क्लास होगा 17। भारत के पड़ोसी देश दिन और दिवस ये एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको हम 18th क्लास में करेंगे आपका। नेशनल पार्क आपका हम इसको 19th क्लास में करेंगे, 19th क्लास में। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या उसमें हमको महत्वपूर्ण पढ़ना है, 20th क्लास में करेंगे हम आपका। एंड 21 अवार्ड इसमें कर लेंगे, और मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो 22 क्लासेस का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया कि किस तरह से हम प्रोसीड करने वाले हैं अपनी क्लासेस को। सारे लोग बताएं एक बार, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है जी, प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, तो भाई साहब शुरू करते हैं आज पहली क्लास का। हमारा फर्स्ट क्लास आप लोगों को अब आइडिया रहेगा ना। और दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो साथी आपका इसमें ये रहेगा, कुछ ये सोचेंगे जी पीडीएफ हमको कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ एक तो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में मिलेगा। और एप्लीकेशन में मैं आपको इसका प्री पीडीएफ डला दूंगा, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक फिक्स सिलेबस होता है, ऐसा नहीं है कि बार बार कुछ अलग होगा। अगर हमको कुछ ऐड ऑन करना है उसमें तो वो हम करते रहेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आपको प्री पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। प्री पीडीएफ का मतलब है जैसे कि हम आज कर रहे हैं तो जो कल हम करने वाले हैं फॉग आपका, जो क्लासिकल डांस हम करने वाले हैं कल आर्टिस्ट, उसके लिए हमको आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक का भी पीडीएफ आपको आज ही दे देंगे हम एप्लीकेशन में, ठीक है, ताकि आप नोट्स अपने हिसाब से बना लें। प्रिंट आउट आपको कराना है या जो कुछ भी जो भी फॉलो करते हो आप, बाकी खुद से नोट्स बनाएंगे तो अच्छा है ना। क्लियर है बात? शुरू करें, क्योंकि एक बार शुरू करेंगे फिर बातें नहीं करेंगे ना। तो आप यहाँ क्लास में कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसको ये रहे कि भैया मुझको तो मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो भैया फिर आपको यूट्यूब पे जाना होगा। यहाँ पर होगा ओनली ओरिएंटेड प्रोग्राम, ओनली ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, क्या ज़रूरी है सिर्फ वो, तो उसके लिए जो तैयार हो वही इस पे आगे बढ़ना। रिजल्ट्स की बात रही, अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स बेमिसाल होंगे, बेमिसाल, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसको। ओके, तो पहले मेरा आपसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। हम इसको शुरू करेंगे शास्त्रीय नृत्य विधाएं से। इसको हम बोलते हैं आपका क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। और क्लासिकल डांस से मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को शास्त्रीय कह रहे हैं तो इस बात का क्या मतलब है। तो शास्त्रीय कहने का मतलब है साथी कि जो चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, और शास्त्र हम कहते हैं अपना प्राचीन पुस्तकों को, प्राचीन पुस्तकों को। तो कौन सी प्राचीन पुस्तक है जिसमें शास्त्रीय नृत्य विधा को बताया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। यानी नाट्य शास्त्र जो बुक है वो आपका किसके द्वारा रिटन है, भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि ने उसको लिखा है। और आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं, लेकिन जब हम आपका नृत्य विधा की बात करते हैं तो वहाँ उस सेक्टर में इसको 5वां वेद माना जाता है, 5th वेदास। तो किसको माना जाता है 5th वेदास? 5th वेदास माना जाता है आपका नाट्य शास्त्र को, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो बुक है आपका वो संस्कृत में लिखा है। किस लैंग्वेज में लिखा है? वो संस्कृत में लिखा है, क्योंकि प्राचीन आप जानते हैं
सभी भाषाओं की, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबकी मदर क्या है, वो संस्कृत है। आदि जननी सभी भाषाओं की संस्कृत है। तो प्राचीन पुस्तकें अधिकतर संस्कृत में लिखी जाती थी। स्टैटिक जीके में आप देखोगे कई बार प्राचीन पुस्तकों के नाम लिख के पूछ लेगा आपसे कि किस भाषा में लिखी थी। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। कितने क्लासिकल डांस हैं? फटाफट से बोले, 8 हैं। किसके अनुसार? जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है वो कहती है कि 9 है। और जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, जो SNA है, SNA कहता है कि 8 है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9 क्लिक करके आना है कि 8, 8 क्लिक करके आना है एग्जाम में। एग्जाम में, क्योंकि जो संगीत नाटक अकादमी कहेगा शास्त्रीय रूप से वह चीज ज्यादा सही है क्लासिकली। संस्कृति मंत्रालय मानता है 9, लेकिन एग्जाम में 9 नहीं लिख के आना। तो संस्कृति जो कल्चरल मिनिस्ट्री अगर वो कह रहा है कि 9, तो नाइन्थ कौन सा होगा? तो नाइन्थ होगा छऊ। नाइन्थ कौन सा होगा? वो होगा छऊ। ठीक है। जो आपका SNA है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? SNA इस्टेब्लिश हुआ था आपका 28 जनवरी 1953। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जरा फटाफट से बताएं। भाई डांस तो, नाचना तो सबको आता होगा। डांस अगर हम ये बात कर दें कि भैया यूपी में कौन सा डांस होता है, तो हम बोल देंगे रासलीला होता है। आप बोल दोगे भैया पंजाब में क्या होता है? पंजाब में गिद्दा होता है। पंजाब में गिद्दा होता है। हम आपसे बोल दें कि भैया हर स्टेट में अलग अलग डांस होता है। लेकिन क्लासिकल डांस का मतलब क्या होता है? क्लासिकल डांस का मतलब है कि जो सब जगह एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है जैसे कि आप डीजे पर डांस किया, आपने आपका जो मन किया वो स्टेप आपने कर दिया, है ना। कभी आप नाली में भी कूद गए, कभी आपका मन किया डीजे पे चढ़ गए, तुम दूल्हे की बग्गी पे चढ़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लासिकल का मतलब है कि जो स्टेप्स हैं शास्त्रों में, जो लिखा हुआ है उसके लिए जो वर्णित है, वही आपको अनुपालित करना होगा, उसी को फॉलो करना होगा, एज इट इज फॉलो करना होगा। तो समझ गए वो क्या है? वो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य कितने होंगे फटाफट से बताएं? 8 होते हैं। 8 होते हैं, लेकिन किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। तो एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने होते हैं? 8। अब जो नवा है वो था छऊ। छऊ को कौन मानता है? तो आप बोलोगे इसको मानता है आपका संस्कृति मंत्रालय, छऊ को। ओके। तो छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी क्लासिकल डांस। सेमी क्लासिकल डांस। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अमूर्त सूची कितना लोग समझते हैं? थम्स अप करके बताओ। अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है इंटेंजिबल, इसका मतलब क्या है? इंटेंजिबल होता है जो, या जिसको छू ना सकें, जिसको छू ना सकें, जिसको छू ना सकें। तो मुझे एक बात बताइए, आप किसी डांस को छू सकते हैं क्या? यस और नो? आप कहेंगे नहीं। जितने भी डांस हैं वो सब क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं, अमूर्त होते हैं। तो अगर हम आपको एक दिन पढ़ाएंगे अमूर्त में, अमूर्त जो है आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं इनको, ICH। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है कितना? टोटल 15। जैसे 15 है आपका गरबा। तो गरबा डांस को आप टच कर सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं टच कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका छऊ अमूर्त में भी है। और जिनको टच कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं मूर्त। वो होती है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे ताजमहल है, आप ताजमहल को टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ताजमहल कैसा होगा आपका? तो आप कहेंगे ताजमहल भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाएगा, जो हमारी 43 साइट है। कितनी साइट है हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? विश्व विरासत स्थल कितने हैं हमारे? 43 हैं। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कितने हैं हमारे? वो 15 है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो छऊ 3 तरह का होता है। मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, और आपका पुरुलिया छऊ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे याद रखना है। मयूर, मयूर किसको बोलते हैं? देखिए मोर को। मोर क्या उड़ जाता है? नहीं उड़ जाता। तो उड़ से उड़ीसा, मयूर। और मोर से क्या बनेगा? उड़, उड़ माने उड़ीसा बन जाएगा। ठीक है। सरायकेला छऊ और आपका झारखंड बन जाएगा। राय देने वाले लोग 1000 मिलेंगे जिंदगी में, 1000। आपको एनालिसिस करना, आपको एनालिटिक होना पड़ेगा कि क्या चुनना है क्या नहीं। पश्चिम बंगाल, बंगाल को हम हमेशा बोलेंगे बंगला। आप बंगला खरीदने जाओगे तो आधा बंगला खरीदोगे या पूरा लोगे बंगला? तो पूरा लिया क्या? बंगला। तो ये 3 छऊ है आपका।
3 छऊ याद रख लेना। छऊ कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का। क्लासिकल डांस की बात करें, क्लासिकल डांस होते हैं आपका कितना? 9। इसके अनुसार बताएं फटाफट से, 9 कौन कहता है? तो आपका कल्चरल मिनिस्ट्री कहता है। लेकिन आपका संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 होगा। तो कौन कौन सा 8 होता है? भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम एंड सत्रिया। अब आपसे पूछेंगे कि भरतनाट्यम कहाँ का है? आप कहेंगे तमिलनाडु। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया असम का है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक वो डांस ढूंढिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 2 क्लासिकल डांस है? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 2 क्लासिकल डांस है? केरल। केरल में। ओके, तो ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी बताएंगे सारी चीजें। सबसे पुराना कौन सा है? तो वो भरतनाट्यम है। कितना पुराना है? 2000 ईयर्स पुराना है। 2000 ईयर्स पुराना। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। ओडिसी कॉमन सेंस ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, देखो कच्ची कौन खाएगा? जिसको आंखों से दिखता वो तो खाने से रहा। तो आंध्र प्रदेश को याद रख लो, अंधा आदमी ही कच्ची खा सकता है। कथक थकता नहीं है उत्तर प्रदेश का आदमी। ठीक है, डायलॉग देता रहता है कुछ ना कुछ। कथकली, जहां कहीं पर भी आपको पूरी स्टैटिक जीके में कली और अट्टम दिखेगा तो हम उसको लिंकअप करेंगे केरल से। इससे लिंकअप करेंगे केरल से। सत्रिया, सत्रिया आपका है आसाम का। भरतनाट्यम, इसको याद रख लो, भरत किससे मिले थे? भगवान श्री राम से उनका मिलन हुआ था, नहीं हुआ था मिलन? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। तमिलनाडु, गॉट इट? बताओ एक बार फटाफट से, इतना समझ में आया अभी तक की बात में? हमने बताया भरतनाट्यम सबसे पुराना है और सत्रिया सबसे नया है। सबसे नया, सबसे नया मतलब है कि ये सन 2000 में जुड़ा था, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना है। 500 ईयर्स ओल्ड है। छऊ को हम आपको बता चुके हैं 3 जगह। वेस्ट बंगाल, बताओ वेस्ट बंगाल में कौन सा छऊ होता है? पुरुलिया। पुरुलिया छऊ होता है। झारखंड में कौन सा होता है? सरायकेला होता है, सरायकेला। और उड़ीसा में कौन सा होता है? मयूरभंज। मयूरभंज होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, वापस आइए इधर। तमिलनाडु पे आइए, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत में किस डायरेक्शन में है? साउथ की नॉर्थ? तमिलनाडु साउथ स्टेट है। उड़ीसा भारत में अगर आप मैप को देखोगे साउथ ईस्ट में है। मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व भारत में है। आंध्र प्रदेश भारत के मैप में साउथ पर है। उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है। केरला साउथ में है। केरला साउथ में है। असम किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। 8 की बात करनी है हमको। मुझे बताओ ऐसे कितने क्लासिकल डांस हैं जो साउथ में हैं, या ऐसे कितने क्लासिकल डांस है जिनका रिलेशन साउथ से है? गिनिए। 1, 2, 3 और 4। तो कितने हैं साउथ से? तो आप कहोगे टोटल क्लासिकल डांस में, डांस जितने भी हैं उनमें से 4 ऐसे हैं जो साउथ में होते हैं। आपसे पूछेगा नॉर्थ में कौन सा क्लासिकल डांस है जिसका रिलेशन इंडिया में नॉर्थ से है, क्योंकि नॉर्थ में मुगल्स आए थे तो मुगलों की परंपरा से जुड़ा हुआ है कथक। तो नॉर्थ में आपका एक है, एक है। अगर हम आपसे पूछें नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, तो मणिपुर और आपका असम नॉर्थ ईस्ट में है आपका 2, और एक बचा ओडिसी साउथ ईस्ट से। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है? इमेज बनाएं एक बार माइंड में, एक बार इमेज बनाएं माइंड में सारे दोस्त एक बार। एक बार एक इमेज बनाएंगे सारे दोस्त। सारों का इमेज बनना चाहिए, एक बताओ भी फटाफट से। बड़ा बेकार नक्शा बना यार, इस पे मैं पहली बार लगा रहा हूँ ना, हाथ सेट नहीं बैठ रहा। चलो कोई नहीं। तुम ये बताओ मुझे, इसमें मार्क करके बताओ एक बार। मार्क करके बताओ सारे लोग कहाँ कहाँ पर है।
तो नॉर्थ में कौन सा था, बोलो फटाफट से। नॉर्थ उत्तर प्रदेश में कौन सा था, आपको नाम बोलना है, कथक है। नॉर्थ ईस्ट में दो थे, कौन कौन से, एक तो मणिपुरी था, मणिपुरी था। अभी मैं आपको मतलब आगे बढ़ना है या आपको रिवाइज करना है, ये चीज़ें मैं बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये है ना, कॉमन चीज़ें हैं ये, तो मैं बस जनरल बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है क्योंकि डेमो है। ऐसे खाली पेज पे एक बार प्रैक्टिस करना, कौन कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट है इधर, मणिपुरी है, और आपका कौन सा है, सत्रिया है, सत्रिया है। साउथ ईस्ट में कौन सा है आपका, साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में आपका हो गया, यहाँ पर है ओडिसी। ओडिसी यार पेन टैप पर भी ठीक लिख लेता हूँ मैं, बिना प्रैक्टिस के लिख रहा हूँ, देख लो तुम पहली बार। अच्छा मुझे बताओ साउथ में कौन कौन से होंगे। केरल में हो गए आपका दो, कौन कौन से हैं केरल में। केरल में एक तो कथकली बताया मैंने आपको, कथकली, और एक क्या बताया आपको, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा होगा बताओ, तमिलनाडु में, फटाफट से बोलो, तमिलनाडु में कौन सा होगा, भरतनाट्यम होगा। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। अब एक बचा वो तुमको बताना है, कौन सा बचा हुआ है, एक बचा वो तुमको बताना है। साउथ में चार बताए थे, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। बढ़े हैं आगे, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये तो बेसिक क्वेश्चन हुआ। अब इन सबका ऑपरेशन करते हैं एक एक करके, है ना, फटाफट से। अब बताओ मुझे भरतनाट्यम कहाँ का था, भरतनाट्यम कहाँ पर मैंने आपको बताया था ये भरतनाट्यम। टैब तो बदतमीज है यार, हाँ भाग गया है कह सके। ये बताओ ये भरतनाट्यम जो है आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। इसका पुराना नाम था सादिर, इसका भरतनाट्यम का। इसको बोलते थे दासी अट्टम, क्योंकि इसको पहले करती थी दासियां, और अग्नि के चारों तरफ घूम घूम के करती थी, अग्नि जला करके। इसके बारे में हमको दो बुक से पता चलता है, एक तो शिल्पादिकारम और एक अभिनय दर्पण, ठीक है। देखो शिल्पादिकारम जो बुक है, इसके जो राइटर है उसका नाम है इलिंगो अदिगल। जब हम आपको बुक्स बताएंगे तो बताएंगे यहाँ पर क्या प्रेम कहानी है ये, इलिंगो अदिगल, ठीक है। अभिनय दर्पण जो है ये, इसके जो राइटर का नाम है वो है नंदिकेश्वर, 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 ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मंदिरों को समर्पित है, किसको, इट इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति। अब जो मैं महत्वपूर्ण मार्क करूँ उसको इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम तक भूलना नहीं है, ठीक है। मंदिरों को समर्पित है, ये बात याद रख लेना। ये सादिर है, ये भरतनाट्यम में है, इसको वापस से रिकॉल करेंगे हमेशा। मैंने कहा ना ये फिक्स स्टेप से शुरू होगा, फिक्स स्टेप से, ओके। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति है। शैव धर्म का मतलब क्या होता है, शैव धर्म, शैव धर्म का मतलब होता है जो लोग भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, जैसे भगवान विष्णु को मानने वाले को हम बोलते हैं वैष्णव। नृत्य का आरंभ किससे होगा, आला रिपू से होगा। आला रिपू क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ भरतनाट्यम, तो क्या होगा, आला रिपू होगा। लास्ट कोई बता सकता है। इसमें छह भाग शामिल हैं, एक कहानी की तरह पढ़िए। आला रिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। और तिल्लाना होता है इसमें लास्ट स्टेप। तो हमेशा बीच की कहानी छोड़ के फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप को याद रखना। पहला स्टेप कौन सा है, आला रिपू, और लास्ट तिल्लाना, लास्ट है तिल्लाना। नाट्य स्वरूप, नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो भरतनाट्यम, यानी कि भाई सबसे पुराना है। तो नाट्य स्वरूप का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्लासिकल डांस इंडिया टू टेक द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, यानी कि जिसको देखने के लिए लोग मौजूद हों उसी का तो नाट्य रूप किया जाएगा। और सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम ही था, उसी को क्या किया गया, एक क्लासिकल फॉर्म में बांटा गया, ओके। इसमें एक कटका हस्त मुद्रा होती है। कटका हस्त मुद्रा मतलब कि हाथ को ऐसे बना के कुछ, मतलब मैं तो नहीं बना सकता क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ भरतनाट्यम। कटका हस्त मुद्रा जो होती है उसमें आपका तीन उंगलियों को जोड़ के ओम का प्रतीक बनाया जाता है। तो ओम किस में है, अब ऐसे याद रखना है, ओम कहाँ पर चलता है, इंडिया में चलता है कि पाकिस्तान में कि नेपाल में। ओम चलता है भारत में, भारत से याद रख लो, भारत। ओम साइन कभी भी पूछे, कटका हस्त मुद्रा पूछे। नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है, ये बता चुके। नट्टूवार भरतनाट्यम का टीचर होता है जो भरतनाट्यम सिखाता है,
जैसे तुम में से किसी को आता हो तो वो देख सकता है। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। ये क्या बोलेगा उसमें? पोएम को बोलता है। भाई डांस के लिए म्यूजिक तो चाहिए, बिना ताल के नाच लोगे क्या तुम? बताओ। बिना ताल के नाच सकते हो क्या तुम? आप कहोगे नहीं डांस नहीं कर सकते। तो बिन म्यूजिक इसमें कविता ये पढ़ेगा, और धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। देखो, म्यूजिक जो है ना इंडिया में, म्यूजिक ये दो तरह का होता है म्यूजिक। एक म्यूजिक होता है नॉर्थ इंडिया में, और एक म्यूजिक होता है आपका साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या बोलते हैं उसको? हिंदुस्तानी म्यूजिक। और साउथ इंडिया में जो म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक यानी कर्नाटक संगीत उसको कहा जाता है, कर्नाटक संगीत। ओके। तो धुन के लिए कौन सा संगीत का प्रयोग होगा? तो साउथ का कोई भी क्लासिकल डांस हो तो उन सभी में अगर साउथ में कर्नाटक संगीत होता है तो साउथ के किसी में क्या होगा? कर्नाटक संगीत होगा। और एक अकेला कलाकार जो है विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक करता है, एक अकार्य लास्यांग, एक ही व्यक्ति द्वारा सारी परफॉर्मेंस की जाती है। इसको क्या बोलते हैं? एक आहार्य, एक। तो भारत क्या है? भारत में ओम का साइन है, ठीक है। और भारत क्या है? एक है। तो एक एक वाला एक आहार्य कहाँ से है? भरतनाट्यम से। ठीक है। भरतनाट्यम डांस की कुछ शैली हैं, साथ ही आपका स्टाइल है। जैसे कला क्षेत्र है, वजुवुर है, और कला मंडलम है। ये किसकी? ये तीन स्टाइल हैं। किसकी स्टाइल है ये तीनों? भरतनाट्यम की। जैसा अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं। दे आर द टू पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। नॉर्थ इंडिया में होता है हिंदुस्तानी, और साउथ इंडिया में क्या होता है? कर्नाटक म्यूजिक। और इस डांस में आपका मृदंगम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो तुम्हारे घर में ढोलक होगी, ये ढोलक के जैसा ही है। देखिए तुम्हारे घर में गीत गाए जाते होंगे ना शादी पे, वही है ये। वीणा, जो आपने माँ सरस्वती जी के चित्रों में देखी होगी। बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण के पास में है ना, ये सब देख रखा है आपने। तो भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया जी बैन? क्योंकि मंदिरों में क्या करते थे, जो आपका मैंने बताया ना दासी अट्टम, तो दासी प्रथा थी बहुत। देवदासी, देवदासी में क्या होता था, बहुत सारे घरों में, अपने असमर्थ घरों में भी अपनी लड़कियों को मंदिरों को आपका जो है समर्पित कर देते थे। अब मंदिरों को समर्पित कर दिया तो वहां से एक तो धन का लालच होता था मंदिरों में, और जो आपका गरीब घरों की बच्चियां होती थी वो सामाजिक प्रथाओं के दमन के चलते हुए उनको भी मंदिर में भेज दिया जाता था। तो वहां पर बहुत सारे लोग उनका शोषण भी करते थे, एक्सप्लॉइटेशन भी उनका बहुत होता था। तो ये देशदासी प्रथा थी, और ब्रिटिश सरकार ने जब इसको देखा तो इस पर 1910 में रोक लगाया। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद में इसको फिर से शुरू कर दिया गया नेहरू जी के समय पर। भरतनाट्यम किस स्टेट का था? तमिलनाडु। तो वहाँ के चिदम्बरम मंदिर के, तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। गोपुरम का मतलब है मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ जो भाग है, तो वहाँ गोपुरम पर ये स्थित है चिदम्बरम आपका मंदिर के। कौन? भरतनाट्यम। तो क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको फटाफट से स्पीड मोड पे। भरतनाट्यम क्या समझे? भरतनाट्यम से बताइए। सादिर, दासी अट्टम, दासी इसको करती थी। अग्नि नृत्य, अग्नि के चारों ओर। जानकारी शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण से। ठीक है। इसको मंदिरों में ही होता था, कॉमन सी बात होगी। भगवान शैव के विचारक हैं। और आपका नृत्यकारम आलारिपू से खत्म किस पर होगा? तिल्लाना पर होगा। बीच के स्टेप भूल जाओ। ठीक है। नाट्य स्वरूप इसी को मिला क्योंकि सबसे पुराना है, तो कॉमन सेंस है। ओम का प्रतीक भरतनाट्यम में, नृत्यकांत तिल्लाना पर। नट्टूवार क्या होगा? कविता पाठ करता। म्यूजिक कौन सा होगा? कर्नाटक संगीत होगा। शैली तीन है, कला क्षेत्र वजुवुर कला मंडलम। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम का स्टाइल नहीं है? इन तीन के अलावा कोई एक नाम लिख के देगा आपको। उत्तर भारत में कौन सा म्यूजिक होता है? दक्षिण में कौन सा होता है? कहाँ पर इसको पता चलता है हमको? मंदिर से, चिदम्बरम से। ओडिसी, ओडिसी बताइए कहाँ का है? ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? पूरा फोकस बन रहा होगा ना बोर्ड पे? मेरे हिसाब से तो पूरे शरीर पे मैं घूमता रहता हूँ उधर कैमरे के सामने, मैं नाचूं आपके इधर से उधर, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। कोई इशू नहीं है ना? कोई इशू तो नहीं है ना? ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है, उड़ीसा, उड़ीसा का है। पैन सर थोड़ा नहीं, पैन तो यार काफ़ी है। क्या मोटा क्या पतला है इसमें? इसमें क्या मोटा पतला होगा?
जितना बड़ा फॉन्ट उसमें लिखा हुआ है उतना ही दिख रहा है। फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अभी देखना। ये वाला फॉन्ट ठीक है। ए और बी, तो उसी को चुन लेंगे फिर। ए और बी। ए और बी एकदम बेस्ट है सर ऐसे। सब ओके है। हाँ, आपका ध्यान ना बोर्ड पे होना चाहिए। आपका ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए, मेरी शकल का कुछ नहीं करना है तुम्हें। ओके। गर्दन तो दिख रही है ना मेरी। पेट देख के क्या करोगे, मेरा चेहरा दिख रहा है ना तुम्हें। ओके ओके ओके। ठीक है, कीर्ति चौधरी एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया। नो प्रॉब्लम सर। फ्रेशर क्या करे, फ्रेशर अगले साल के लिए टारगेट करे, या जो बहकाए वहां जाए फिर। हम बहका नहीं सकते ना आपको कि हम बोल देंगे नहीं भैया आ जाओ। क्या फायदा, अगले साल के लिए फाउंडेशन बैच पढ़ो, फाउंडेशन बैच वहाँ पढ़ा रहे हैं ना हम लोग आपको। ये उनके लिए है जिनकी चीज़ें कवर हैं थोड़ी, है ना। ओडिसी। ओडिसी गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहते हैं। जनक, देखो जरूरी नहीं है हर डांस का जनक हो, कुछ शास्त्रों में ऐसे ही वर्णित थे तो उससे आए, तो उनको बोलेंगे फिर बाकी कहाँ से आए। तो बाकी आए हैं आपका कहाँ से, कौन सी बुक से पता चलता है हमको बाकी सभी का। तो आप बोलोगे वो पांचवा वेद किसको कहते हैं, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, वहां से पता चलता है। तो गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड पकड़ना कल तक के लिए, चरण। अब आप पक्षी हैं कि इंसान है, तो इंसान को तो अपने चरणों से, पैरों से ही उड़ान भरनी पड़ती है। ओके। तो जितने भी चरण नाम के व्यक्ति होंगे वो सब ओडिसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, काली चरण हो चाहे आपका केलू चरण हो, चाहे जिनमें चरण आ गया, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। मुझे बताओ जरा फटाफट से कि जो भरतनाट्यम था वो किससे संबंधित था, अगर आप फोकस से पढ़ रहे थे तो तुरंत बता दोगे, और इधर उधर की बातों में लगोगे तो कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। भरतनाट्यम किससे था, शैव से संबंधित था, शैव से। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है, क्योंकि उड़ीसा में ही होती है ना भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा, ये हम आपको फेस्टिवल्स में बताएंगे। यह त्रिभंग मुद्रा में कहा जाता है, त्रिभंग मुद्रा में। मतलब हर डांस की अपनी स्टाइल है। ये जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं दीदी, इनको ये त्रिभंग मुद्रा में डांस कर रही हैं। जयंतिका एक आई, उन्होंने कहा नहीं त्रिभंग नहीं, पांच भागी है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ओडिसी गुरु पंकज चरण दास। ठीक है, पंकज चरण दास। इसको कई जगह ओडिसी की जगह आप जानते हैं डैको कहीं कहीं रह कह दिया जाता है, तो ओरिली कह देते हैं, ओरिली। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से। और भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आला रिपू से। उसका अंत हुआ था तिल्लाना पर, और इसका अंत होगा मोक्ष पर। इस पर, मोक्ष पर इसका अंत होता है। मंगलाचरण में पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, यानी कि उनको फ्लावर्स देते हैं। और मोक्ष पे एक स्टेप होता है थारीजम, थारीजम। ठीक है। पखावज अक्षरों का प्रयोग, पखावज भी ढोलक की तरह ही होता है साथी, ढोलक की तरह। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य के जो एग्जाम्पल है वो उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स से मिलते हैं। ये केव्स कहाँ पर हैं, उड़ीसा में। एसएससी बहुत बार पूछता है कि ये कहाँ पर है आपका, उदयगिरी और खंडगिरी की। जैसे बाघ गुफाएं मैं आपसे पूछूं, है ना, मैं आपको ये कराऊंगा स्टैटिक जी के में, सारे गुफा वगैरह सब, हिल स्टेशन वगैरह सब, ये हम विविध में पढ़ेंगे, विविध में। ठीक है बॉस, घबराना नहीं है। मुख्यतः महरियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महारियों, वहाँ की कम्युनिटी है। ठीक है। उड़ीसा में कौन करता है इसको, महारी करते हैं, महरी। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, तो ज्यामितीय पैटर्न को क्या बोलते हैं, सचल मूर्ति। जो त्रिभंग मुद्रा भी होता है, पांच पांच तरह का भी होता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, जल। तो इसको माना गया है आपका किसका, वाटर एलिमेंट का साइन, जल तत्व का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। जैसे उसमें आपका भरतनाट्यम में कौन सा एलिमेंट है आपका, अग्नि तत्व है, वहां पर कौन सा है, भरतनाट्यम में तत्व कौन सा था, एलिमेंट कौन सा था, अग्नि था। और यहाँ पर है जल तत्व। ठीक है। तो देखने योग्य है इसमें तीन चार पांच बातें ही हैं ओडिसी में जो आपको याद रखनी है। इसके फादर साहब पंकज चरण दास, भगवान कृष्ण से संबंधित है, ये हमको आगे चल के याद हो ही जाएगा कि जगन्नाथ पूजा आपका उड़ीसा में होती है। ओरिलीस को कहा जाता है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष पर होता है।
ठीक है। ये पूछ ले से आपका जो अर्थ को, आपका जो फ्लावर्स आपका डिवोट किए जाते हैं तो वो कौन से टाइप होता है, तो मंगलाचरण होता है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से। दोनों क्लियर हैं, थम्स अप करके बताएं। दोनों क्लियर हैं, क्योंकि देखो ऐसा होगा ना, मैं आपको चीज़ें डिलीवर करूंगा और इसके बाद में एक रिवीजन आपको लगा के आना है। और रिवीजन के लिए आपको मिलेगा सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे में एक रिवीजन करा लो, और पीडीएफ आपको सारा दे ही देंगे ताकि आपका एफर्ट ना लगे अपनी तरफ से। और बनाओ तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। मणिपुरी, ये किससे संबंधित है? मणिपुरी होता कहाँ पर है बताओ, किस डायरेक्शन में है मणिपुरी? साउथ में है, नॉर्थ में है, कि नॉर्थ ईस्ट में है, या नॉर्थ ईस्ट में होता है? तो ये वैष्णव, वैष्णव का मतलब है भगवान विष्णु के जितने भी उपासक हैं, जो उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। और भगवान विष्णु के ही तो आपका अवतार है भगवान श्री कृष्ण। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। कैसे याद रखोगे भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां किसमें है? तो जब हम बच्चे थे तो हमको मणि की कहानी सुनाई जाती थी, कि एक नाग रहता है, उसके पास में एक मणि है, इच्छाधारी नाग है। वो सुबह सुबह के टाइम आता है, वो उसमें रखता है उस मणि को, इच्छाधारी को। अगर तुम्हें वो मिल गई तो तुम्हारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। सुनिए ऐसी कोई कहानी फर्जी तुमने भी? हमें बहुत फर्जी कहानी सुनाई गई है लोगों के द्वारा। बताएंगे जी एक बार, कोई इशू? तो मणिपुरी कहाँ का था? मणिपुर का था। मणिपुर का था, और नॉर्थ ईस्ट में होता है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में होता है। सर बेसिक से पढ़ाओ, बच्चा बता दिया ना, बेसिक से नहीं होंगी क्लासेस। आपके लिए नहीं है ये, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये, जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को, उनके लिए है ये। जो उन चीज़ों की समझ रखते हैं थोड़ी बहुत, उनके लिए है ये। फ्रेशर बच्चे के लिए नहीं है। रिक्वेस्टिंग टू यू, आपको अभी फाउंडेशन करना चाहिए, अगले साल के लिए टारगेट करो। भगवान श्री श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां इसमें दर्शाई जाती हैं। इसकी तीन प्रमुख शैली हैं। जैसे भरतनाट्यम की भी कितनी शैली थी आपका? तीन प्रमुख शैली थी। वहां पर थी वजूपुर थी आपका, यहाँ पर लाई हरोबा, संकीर्तन, और रासलीला। रासलीला। अब देखो हम पूरी स्टैटिक जीके में आपको मणि को बोलेंगे डायमंड। मैं आपसे पूछूंगा मणि क्या है, तो आप कहना डायमंड। डायमंड। ठीक है। अब आपसे जैसे पूछे लाई हरोबा का जो रिलेशन है वो किससे है, तो वो मणिपुरी से है। तो कोई भी मणि को अपने साथ लाएगी या नहीं लाएगी, या छोड़ के आ जाएगी अपने घर? डायमंड को अपने साथ लाएगी, चाहे कीर्तन में भी जाए या कहीं भी जाए, चाहे रासलीला के लिए जाए, लेकिन डायमंड को तो अपने साथ ले जाएगी, कभी कोई उसको चुरा ना ले। तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला मणिपुरी से। एंड रियली सॉरी, कहीं कहीं पर अगर हम आपका कहीं पर फनी होते हैं, हालांकि हम मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं हमेशा, लेकिन कभी कभी हमसे मजाक में भूलवश, होगा नहीं ऐसा पहली बात तो हम उसके लिए आपका एडवांस में आपसे सॉरी बोलते हैं और माफ़ी मांगते हैं उस बात के लिए, है ना। ऐसा कभी होगा नहीं, हम हमेशा मर्यादाएं हम उसमें रखेंगे। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1700, मणिपुरी नृत्य रासलीला, इस रासलीला की बात कर रहा है, रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथांग कोबा ने शुरू किया था। एक तो इसकी स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये किससे है? मणिपुरी की एक अकेडमी है, जो कहाँ पर है? मणिपुरी, आपका मणिपुर में ही होगी। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, पैना। तो पैना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस डांस में यूज होता है? देखो मणि जो होती है, मणि का आपने देखा होगा कई बार, डायमंड की शेप ऐसी होती है या नहीं होती? तो आप कहेंगे हाँ जी होती है कई बार। तो डायमंड कैसा होता है? पैना होता है, शार्प। शार्प होता है, नहीं होता, पैना होता है। ठीक है। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र बजाना, और गाना गाना एक ही व्यक्ति करता है, यानी सारी एक्टिविटीज एक ही पर्सन के द्वारा हो रही हैं। और इसे पंग चोलोम नहीं, पुंग चोलोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पुंग चोलोम, पुंग चोलोम। इसमें ड्रम का उपयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी एक्टिविटीज जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? पुंग चोलोम। अब देखो कहीं भी याद रख लेना, जो चोलोम रूट वर्ड है ये आपका मणिपुरी के लिए ही होगा। जागोई और चोलोम, ये मणिपुरी के दो भाग हैं। जागोई, देखो जिसके पास मणि है वो जागा रहेगा या नहीं रहेगा? डायमंड जिसके पास, उसे चिंता रहेगी ना, डायमंड कोई चुरा तो नहीं लेगा। ठीक है। चोलेम को तुम याद कर लेना। इसमें 64 ताल होती हैं, 64 लॉक्स आर यूज्ड इन दिस। तालों का मतलब ये वो ताले नहीं है,
64 लॉक्स नहीं होगा, 64 ये स्टेप्स की बात कर रहा है। नागबंद मुद्रा, तो मणि किसके पास, कहानी तुमने सुनी थी बचपन में, मणि किसके पास होती है, नाग के पास में होती है, वो बंधे बंधी रहती है नाग से। इसमें शरीर 8 के आकार के वक्रों से माध्यम से जुड़ा होता है, मतलब शरीर को 8 के आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, उसको योटीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं, योटीआई। इसमें कलाकार कहीं भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है, तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, आंख क्यों नहीं मिला रहा है, उसको पता है आंख से आंख मिलेंगी, तो फिर तो भैया ये कल को मणि पर नजर डाल लेगा, और मणि पर नजर डालेगा तो फिर तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास मणि है, वो आंख ही नहीं मिलाती किसी से, या आंख नहीं मिलाती, ओके ऐसे याद रख लो, उसको अपने डायमंड का खतरा है। याद रखेंगे, कॉमन सी बात है। नागबंद मुद्रा किस में होगी, नाग की कहानी मणि के साथ में, योटीआई हो गया, दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता, किसमें, आपका मणिपुरी में। एक बार रिवाइज कर ले मणिपुरी को, कॉमन सी बातें हैं। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, और ऐसे याद रख लो ना यार, देखो मणि को और भी अच्छे से याद रखें। भगवान श्री कृष्ण, एक आपका नाग के सिर पे पैर रख दिया था उन्होंने, नहीं रखा था, बताओ उस नाग का क्या नाम था। जब वो अपने साथियों की कंदुक लेने, कंदुक का मतलब गेंद लेने के लिए तालाब में गए थे नीचे, तो नीचे कौन सा नाग था, शेष नाग। तो भगवान श्री कृष्ण का संबंध है शेष नाग से, नाग से, और नाग के पास है मणि। सारी चीजों को अपने आप में आप एक निचोड़ बना लोगे। मणिपुरी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी, मणि नाग के पास है, नागबंद मुद्रा है, मणि को वो अपने साथ लाई, हरोबा, संकीर्तन, रासलीला। देखो जरूरी नहीं है कि चीजें आपको ट्रिक से ही याद होंगी, ट्रिक एक हेल्पिंग नेचर के लिए होती है, कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल पाए, हेल्प मिल पाए, है ना। रासलीला, राधा और कृष्ण, वो हेल्प आपको मिल पा रही है या नहीं, एक बार एक्सप्रेस करें, चीजों को लिंक अप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लिंक अप कर पा रहे हैं भैया, वो मेरे पास पहुंचे फिर हम उसको आ गए। शेषनाग भैया, शेषनाग, बहुत बढ़िया। भैया कालिया नाग था। हाँ कोई भी नाग सही यार, शेष नाग हो या विशेष नाग हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात है कि नाग है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया माता के ऊपर तो सब लोग बोलते हैं, क्या लिख रहे हैं आप, वही की अच्छी बात है, लेकिन सर आपसे उम्मीद करता हूँ आप पिताजी के ऊपर भी एक बुक लॉन्च करोगे, नहीं करेंगे, बताओ। क्या चॉइस है, आप दूसरे दिशा में बात करोगे, यहाँ पर आएंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बोलो भाई फटाफट से। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बताओ फटाफट से, कुचिपुड़ी, मैंने क्या कहा, कुचिपुड़ी खाएगा अंधा, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, याद है। हाँ जी, कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कृष्णा, कृष्णा एक जिला है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्टेल में पूछा गया था, सीपीओ में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, तो वो गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया, किसके नाम पर, कुचेलापुरम के नाम पर। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, यानी कि जो आपके शब्दों की, जो आपके चेहरे के जो पोस्चर है और जो डांस है, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, वो कुचिपुड़ी करता है। इसमें भागवत और पुराण को आधार माना गया है, भागवत, ठीक है, और जितने भी हमारे पुराण हैं आप जानते होंगे, जैसे सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, 18 हमारे पुराण है ना, हिस्ट्री में आप इसको पढ़ते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किस में होता है, तो कुचिपुड़ी में। भाई आप किसी को कच्ची पूड़ी देंगे, कैसे देंगे, तस्तरी में देंगे, नहीं देंगे, पूड़ी कैसी भी हो, कच्ची हो पक्की हो, तस्तरी में देंगे। तो पीतल की तस्तरी में पैर रख के नृत्य किया जाता है इसमें, इसको बोलते हैं तरंगम। अब पीतल की तस्तरी में पैर रख रहे हो तो वहां पे तरंगे पैदा होंगी या नहीं होंगी पानी में, हाँ जी होंगी। पैरों की मुद्राएं संपाद, मंडीकोप्पू, कंतेरा और नागबंध। तो नागबंध और कहाँ पर बताया था हमने आपको, मणिपुरी में। लेकिन यहाँ पर ये पैरों की मुद्रा है तो ये नेग्लिजिबल है, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। पैरों की मुद्राओं से क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तरंगम का संबंध किससे है, तो तरंगम, तस्त्री और कुचिपुड़ी, तीनों को लिंक करके रखिए। कर्नाटक संगीत तो होगा ही होगा, कुचिपुड़ी साउथ का है कि नॉर्थ का है, आप बताइए।
सारे लोग बताएं, कुचिपुड़ी आपका नॉर्थ का है कि साउथ का है? सारे लोग आंसर करें। हाँ, कालिया नाग था, ठीक है। कालिया नाग हम इसलिए नाम नहीं ले रहे थे किसी को बुरा लग जाए। इसको किस बात पर बुरा लग जाए, आजकल लोगों का ईगो बड़ा उल्टा सीधा है। बोलो जी, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, बहुत बढ़िया, साउथ का है तो कॉमन सी बात हो गई है तो। वाक, मूक अभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन को जोड़ने वाला, मैंने बोला ना, वाक, वाक का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन, स्पीच। या आप चुप भी रह सकते हैं, या आपने आप भी डांस करते होगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे तुमने, मुंह खोल के गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। बहुत सारे चुप, बस स्टेप पे ध्यान रहता है, तो ये शुद्ध नृत्य के संयोजन को, अभी मैंने बताया ना, माइम को जोड़ता है। यहाँ देखिए, यही तो बात थी, माइम को शुद्ध नृत्य से कौन जोड़ता है? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, कौन है? योगी जी। योगी जी तो कच्ची पूड़ी खाते हैं, उन्हें तो कोई मतलब भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं से। सही में? हाँ भैया, सच में, हाँ भैया। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। भामाकल्पम, बताओ फटाफट से। नर्तकों को क्या बोलते हैं यहाँ पर? भागवतालु कहा जाता है, भागवतालु। और ये किस पर आधारित है? भागवत पर ही आधारित है, पुराण पर आधारित है, तो भागवत आलू। तो आलू वर्ड आ गया, आलू। आलू को ही पकड़ लो। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी है तो उसमें क्या है, आलू होगा नहीं होगा? हाँ जी, अच्छा, भागवत आलू शब्द का संबंध किससे है? भैया वो कुचिपुड़ी से है। किससे? कुचिपुड़ी से है। 16 कद या पत्ताक्षर, इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं, 16 कद। ठीक है, शरीर क्या बोलेंगे, नृत्य भाग में शरीर जो आपका मूवमेंट होता है, बॉडी का जो स्टेप्स हैं। कावुत्तम, इसमें व्यापक कलाईबाजी या हवाई करतब शामिल है, करतब कावुत्तम, एक जैसे वर्ड है। मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी को कहता है, मंडूक शब्दम किसको कहता है? एक मेंढक की कहानी को कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, एसएससी विशेष रूप से पूछती है। जल चित्र अभी बताया तस्त्री में। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता, पैर के अंगूठे से। आप भी अपने पैर के अंगूठे को चलाओ, मूवमेंट करिए, कहीं तुम सो तो नहीं गए हो। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहते हैं, और अभी हमने बताई थी आपको यूटीआई। यूटीआई कहाँ पर थी बताना? मणिपुर में। पुरुष कला क्या बोलोगे, जो आपका मेल आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो ड्रेस है उसको बोलते हैं आपका बगलबंदी। तो कुचिपुड़ी, क्या कच्ची पूड़ी कौन बनाती है? बगल में जो बंदी रहती है, बगल में, वही बनाती है कच्ची पूड़ी। बगल वाली का नाम लगा दो सब चीजों पे, है ना। क्या बताया हमने आपको? कुचिपुड़ी को देखिए, बहुत कॉमन सी चीज है इसमें। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। पुराण इसका आधार है, भागवत, और इसीलिए इसके करने वाले को क्या बोलते हैं? भागवतालु। पीतल की तस्त्री में होगा, और यहीं पे क्या बोलेंगे उसको हम? मंडूक नाम से जुड़ा हुआ है, मेंढक नाम से जुड़ा हुआ है। जल चित्र, जिसमें अंगूठे में चित्र बनाया जाता है, जल चित्रम इसी का है, कहाँ पर? तस्त्री से है। तस्त्री में ही कच्ची पूड़ी है, याद रख लेना। कुछ भी रिलेट करें कर लोगे उसको। इसमें कर्नाटक संगीत होता है, कॉमन सी बात है, वही है। इसके आदि गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने नाटक कौन सा लिखा है? भामाकल्पम। नर्तकों को भागवतालु कहा जाता है। 16 का दिए, तुमको रिवाइज करना होगा, मैं भी बता देता हूँ, कभी तुम सोचो नहीं भैया तुम तो हमको बार बार रिवाइज करते रहोगे, हम डिलीवर करेंगे आपको। आपको बस एक प्रॉमिस लिख के दिखाना है कि भैया हाँ, हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। और स्टैटिक जीके का मतलब ही क्या होता है? इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, ये हिस्ट्री नहीं है कि हम आपको विस्तार से समझाएं कुछ। ये पॉलिटी नहीं है। स्टैटिक का मतलब जितना आप ट्रिक से उसको रट सकते हो, फनी वे में, अच्छे से, जितना तुम उसको रट लो, स्टैटिक का मतलब ही ये है। ठीक है। क्लास कितनी देर होगा डेली? 1.30 आवर होगा, 1.5 घंटे का क्लास होगा। वो कभी सवा घंटे, कभी जरूरत होगी तो 1 घंटे 35 मिनट, है ना। याद रहेगा? ये क्लियर है अभी तक का जो हमने पढ़ा है? एक बार जब आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कथक बताइए कहाँ पर होता था? कथक, तो कथक होता है आपका यूपी में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। कथी, इसको बोलते हैं, कथा शब्द से बना है। कथा, कथा समझते हो ना, स्टोरी। तो इसका अन्य नाम होता है नटवरी और कथाकारों का नृत्य। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर, यहाँ देखिए पैरों को, दीदी के पैरों को देखिए। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। चक्कर में लेके दिखाऊं क्या तुमको?
तुमने देखा है कोई कोई चक्कर पे चक्कर लिए चली जाती है, चक्कर पे चक्कर, एकदम चक्कर पे चक्कर, है ना। घूमे घूमे चली जाती है, थोड़ी देर बाद तुम भी घूमे होगे तो ऐसा लगता है धरती घूम रही है थोड़ी देर बाद। किसी के हाथ पकड़ के घूमना तुम ऐसे, मतलब तुम्हारी शादी हो जाए तब। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। कहानी, अब क्या बोलेंगे उसको, बोलते हैं पढ़ंत। अब भाई कहानी किसको याद होगी, जो पढ़ंतु है, पढ़ने वाला, उसी को याद होगा। तो एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, नृत्य का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं कथक। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ में होती है, ड्रेस है, नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर आपसे बनेगा नटवरी किसको कहते हैं, नटवरी। कहानी सुनाने के लिए पढ़ंत शब्द का प्रयोग किस आपका क्लासिकल डांस से है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। अब एक वर्ड आया घराना, तो देखिए आप, आज जैसे आप देखते होंगे भारत में तबला वादक हैं, बहुत सारे लोग तबला बजाते हैं, बहुत सारे लोग फ्लूट बांसुरी बजाते हैं, बहुत सारे लोग आपका सहनाई फ्लेगोट बजाते हैं। तो आप कहोगे कि उन सबको किसी ने सिखाया होगा, इन सब के गुरु रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने, गुरु ने भी सीखा होगा, तो एक सेंटर होता है हर किसी का, तबला का, किसी म्यूजिक का। तो जहां से उसकी शुरुआत होती है, जहां से उसका ओरिजिन होता है, उसको बोलते हैं घराना। घराना क्लियर है ना, थम्स अप करके बताएं मुझे। घराना क्लियर है ना, घराना किसको कहते हैं, एक बार थम्स अप करके बताएं। भैया हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, बिल्लू बदमाश कह रहे हैं। बिल्लू बदमाश तो होशियार है। बताओ जी। बात क्लियर है, घराना क्या होगा, एक सेंटर जहां से ओरिजिन होगा किसी भी एक आर्ट का, विधा का। ये घराने किससे हैं, ये कथक से संबंधित हैं। कथक अपनी पहचान खो चुका था। कथक दरअसल में क्या है, कथक आपका मुगलों ने इसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ मुगल रहे, तो मुगलों द्वारा सपोर्टेड है, मुगलों द्वारा समर्थित। पूछा जाता मुगलों ने किस एक डांस को आपका सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय मुगल्स, वो कौन सा है, वो कथक है, क्योंकि ये नॉर्थ में था, यूपी में वही थे, आगरा वगैरह में। तो कथक की वो बाद में फिर मुगल्स चले गए, ब्रिटिशियर्स आ गए, आपको पता होगा 1857 के बाद में। तो कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी शीला सोखे द्वारा, लेडी लीला सोखे द्वारा रिवाइव किया गया, नहीं तो ये अपनी पहचान खो चुका था। रिक्वेस्टिंग टू यू, मैं आपके साथ ही हाथ जोड़ता हूँ, अतिरिक्त बातें कभी मत किया करो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एक दिन जब आप अपने सिलेक्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप अकेले बंद कमरे में रोएंगे, और इस दुनिया में आपके आंसू समझने वाला कोई नहीं होगा, नो वन। इसका कारण क्या होता है कि जब हमको अपनी पूरी एनर्जी जहाँ पर लगानी होती है, फोकस करना होता है, तो हम उस टाइम पे कुछ और कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में और चीज़ें चल रही होती हैं। अभी आपको बुक पूछना है, ये पूछना है, बुक साथ ही आपका, आपको उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक ही सेगमेंट के लिए बार बार नहीं बोलेंगे। इसी चैनल पर वीडियो है, आप उसको देखिए, यहाँ ना कीजिए बात, प्लीज़ रिक्वेस्ट, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहें जिनको पढ़ना है। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं, रिक्वेस्टिंग टू यू अगेन। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है, किससे, मुगलों से। तो मुगलों याद रखेंगे आप, नॉर्थ में थे। मुगल कहाँ याद रखोगे, नॉर्थ में थे। तो कथक कहाँ का है, यूपी का है। कथक से याद रखना है, इसको बोलते हैं डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स, कथाकारों का नृत्य है, कथाकारों का नृत्य है, ठीक है। और घराने जो भी हैं आपका, लखनऊ कहाँ पर है, यूपी में है, तो यूपी में कौन सा डांस है, कथक है। जयपुर कहाँ का है, राजस्थान का, तो नॉर्थ में ही है जयपुर भी। बनारस कहाँ है, यूपी में, तो वो भी नॉर्थ में है। रायगढ़, ठीक है ना, ये सब नॉर्थ के हैं। अब आते हैं कथकली पर। कथकली कहाँ का बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, फिर से मैं बता देता हूँ दोस्त एक बार। कथकली और एक और था यहाँ का, बताओ, वो दूसरा आपको बताना है। फटाफट से बताया करो, कुछ रिलेवेंट सोचा करो, रिलेवेंट। जीएस में अपनी कमांड बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो आप क्या बोलोगे भैया, अट्टम, अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो ये केरल में है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। रामायण, मतलब इसमें जो ये बनता है ना, जो भी वेशभूषा होगी वो पुरुष की होगी। रामायण महाभारत इसके आधार हैं, कोई एक कहानी ले लेंगे। जैसे जब मैं केरल गया, तो मैंने थिएटर में जाके देखा इसको, कुट्टम पालम में। तो एक बना हुआ था आपका भीम, है ना, क्या बना हुआ था, भीम। और भीम, एक दूसरा था जरासंध। एक इसमें हीरो होता है, एक विलेन होता है। तो रामायण महाभारत इसके आधार हैं, कोई भी एक कहानी उठा लेगा, एक हीरो एक विलेन। तो हीरो जो होता है उसको बोलते हैं पाचा, हीरो को क्या कहा जाता है, पाचा। और जो विलेन है उसको कहा जाता है कथी।
इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। आप देख दो कितना अजीब सा चेहरा लगता है उसके, इसके चेहरे को, इसको बनाता रहता है उल्टा सीधा मुंह को, कभी गाल फुला लेगा, है ना, कभी कुछ, कभी भौं को ऊपर नीचे कर लेगा, आईब्रोज को ऐसे। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, और जहां पर ये होता है थिएटर में, मतलब ऐसे लोग बैठे रहेंगे कुर्सी लेकर के आराम से, आप भी बैठे रहोगे यहाँ पर ऐसे कुर्सी लेकर के, और यहाँ परफॉर्मेंस होगी, तो ये थिएटर है जहाँ से आप बैठ के देख रहे हो दीदी के साथ में। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर कुट्टम पालम कहलाता है, कुट्टम पालम। अब देखो ध्यान से देखना, अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुट्टम पालम, तो डबल, मैंने बताया ना डबल टी किसका पहचान है, पहला प्रेफरेंस किसको दोगे डबल टी में, केरला को। किसको? डबल टी, अट्टम, डबल टी। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे क्रम से, सारी चीजों को मैं लिंकअप करता चला जाऊंगा आगे, आपको सारी चीजें एक फ्लो में वापस से इन्हीं चीजों को भी याद दिलाएंगे, है ना। इसकी शुरुआत केली कोट्टू ढोल से, तो केली कोट्टू ढोल डबल ट, और केरल के सोपना म्यूजिक का प्रयोग होता है इसमें। क्या होता है? केरल का सपना। कल तो भाई मुझे सपना आया था, सपना। कथकली में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। देर आर 24 मेन पोस्चर्स इन कथकली डांस। इस तरह क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, लेकिन इनको मार्क करके रखना। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इडक्का, चिंदा और मडालम। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का। भरतनाट्यम किस तत्व का प्रतीक था बताइए? भरतनाट्यम में कौन सा एलिमेंट था? भरतनाट्यम में कौन सा एलिमेंट था बताइए एक बार, मजा आ जाएगा। आकाश तत्व था कथिल में, ठाकुर वाणी कह रही हैं। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दिया दीदी आपने। आरू बिश्नोई एकदम से ठीक है। फायर 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 फायर, अग्नि। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रबलम होती है। मणि का मतलब मलयालम, और प्रबलम मतलब संस्कृत। तो अब की बार तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया, सेम ही आप देखोगे CHSL 2023 वाला जो 24 में हुआ, कि मणि प्रबलम कौन सी 2 भाषाओं का मिक्सअप है। तो मणि प्रबलम है मलयालम और संस्कृत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एलिमेंट भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कथकली क्या है? जली में। कथकली का है जल, कली से याद रख लो जली, उसका जल तत्व है। भरतनाट्यम का अग्नि है, अग्नि। वहां पे दासी अग्नि के चारों तरफ डांस करती थी, यहाँ पे आकाश है, ठीक है। कथकली, सॉरी मैं कथकली बोल रहा हूँ, ओ कथकली, जली नहीं। कथकली का है आपका आकाश, आकाश। कली खिल के कहाँ जाती है? आकाश की तरफ, ऐसे याद रखिए। गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहा जाता है। डबल टी से पहचान लेंगे दोस्त, अट्ट कथा का संबंध किससे है। कभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी ना भरवाएगा वो एग्जाम में, वो 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा। आपसे पूछेगा अट्ट कथा का संबंध किससे है, तुरंत क्या पकड़ लोगे? अच्छा, हमको पागल बना रिया है। अट्ट कथा, अट्ट कथा। कलासम और नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। कली से याद रख लेना कला, नल चरितम। यह ललित कला 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, यानी कि हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट्स। लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग एंड डांस। मतलब इसके बारे में साहित्य भी है, लिखा हुआ भी है, संगीत का भी इस्तेमाल होता है, पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल होता है, एक्टिंग का भी, नृत्य का भी, डांस का भी। अलग अलग पात्रों के चेहरे से सुपरिष्कृत, सुपरिष्कृत का मतलब क्या होता है आपका? एलोबरेट श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। जब हमने इसको देखा था ना, तो पता है वो, ऐसा समझो ये आदमी है, ये यहाँ से ये जो इसको ढकते हैं ना यहाँ से, इसमें तुमने तुम्हारे घर में कभी तुमने वो देखा है? यूरिया होता है, यूरिया, NH2CO NH2, यूरिया के कट्टे आते हैं। तो यूरिया के कट्टे जो होते हैं ना, उससे इसको ये सिल रहे थे, और धागे से सिल सिल के उसको मैंने थिएटर में देखा, तो कई घंटे में उसने उसको बनाया, कई घंटे में। इसको ढक देते हैं, समझ पा रहे हो? देखा है? हाँ, उससे सिल सिल के हर हर एक स्टेप के लिए उसको तैयार करते हैं, है ना। और ऐसे ही मेकअप पे बहुत टाइम लगता है।
तो चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। एक तो पाचा हो गया। पाचा कौन था बताइए? जिसको सब पचा लेते हैं वो हीरो है। काठी, कठिन होता पचाने में, वो विलेन होता है। विलेन के सब पक्ष में होते हैं, विलेन किसी को अच्छा नहीं लगता। और जिसको सब पचा जाए जिस कैरेक्टर को, वो हीरो है। हीरो है, हीरो। फिर थर्डी, कारी और मिनक्कू, ये अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। अब इसमें जो मेकअप होता है, हरा रंग, ग्रीन कलर किसका है? देवताओं का। भाई देवता आएंगे हरियाली में। नाक की बगल में लाल धब्बा, जैसे ये धब्बा हो गया, ये चेहरा है, ये इसकी नाक है, इसके बराबर में यहाँ जो धब्बा है, ये राजसी गौरव को दर्शाता है। किसको? राजसी गौरव को। ठीक है, राजसी गौरव को, यानी कि रॉयल प्राइड। अच्छा है, दाग अच्छा है। राजसी, बुराई और दुष्टता। काला रंग तो हमेशा, ब्लैक तो किसको दर्शाता है? आपका नेगेटिविटी को। बुराई और दुष्टता को दर्शाएगा, नेगेटिविटी को दर्शाएगा ना ब्लैक कलर, बताइए। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है, आप जानते हो पीला रंग संतों के लिए होता है, यानी कि फॉर सेंट्स एंड वुमेन। भाई जो एविल एंड विकेडनेस होती है वो हमेशा ब्लैक कलर से दिखेगी। लाल रंग से चेहरा किसको? बुराई को इंगित करता है, बुराई से। ए फेस पेंटेड एंटरली रेड इंडिकेट्स एविल। रेड एंड ब्लैक। भाई लाल होता है आदमी गुस्से में, और गुस्सा करना क्या होता है? बुराई होती है, तो रेड कलर बुराई का प्रतीक है। अब इनके दाढ़ी भी होती है, देखे ना आपने इमेज, यहाँ ध्यान से देखिए, दाढ़ी सफेद दाढ़ी है, देखिए कैसा दाढ़ी है ये। ब्लैक कर दें इसको, सफेद दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी। तो जो सफेद दाढ़ी होती है आपका, सॉरी, सफेद दाढ़ी वो किसको दर्शाता है? वो साथी आपका हाइयर कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस समझ रहे हो? कि आप जहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर जीते हो या नहीं जीते हो। आपकी अपनी लाइफ को आप आज में जी रहे हैं, अभी में जी रहे हो, या कुछ अभी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो अगर आपके दिमाग में इस टाइम कुछ और चल रहा है तो आप लोअर कॉन्शियसनेस के पर्सन है। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपका पूरा ध्यान वहां पर है, पूरा एकदम से फोकस के साथ में। तो इससे पता चलता है कॉन्शियसनेस का। तो यानी सफेद दाढ़ी दर्शाती है उच्चतर चेतना को, देवत्व वाले प्राणियों को। समझे बॉस? कथकली केरल, क्या बताया इसमें? नायक होगा, पाचा कथी होगा, मेकअप होता है, हाव भाव होता है, कुट्टम पालम डबल टैक, कोलिकट्टू, कथकली, सोपना, मणिप्रबलम, अट्टकथा, कलासम, कथकली से याद रखेंगे। बोलिए बॉस, क्लियर है ये? कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन कलर देवता के लिए, नाक के बाल रॉयल प्राइड। ब्लैक कलर किसको दर्शाता है इसमें? बुराई को। और आपका रेड कलर भी। पीला रंग संतों के लिए, सफेद दाढ़ी हायर कॉन्शियसनेस के लिए। क्लियर है ना? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम होता है आपका महिलाओं के किसके? एकल महिला के द्वारा। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर, सुंदर, प्रीटी वुमेन, ब्यूटीफुल लेडी। और अट्टम का मतलब होता है डांस। तो बताइए, भगवान विष्णु ने किसका रूप धरा था? मोहिनी का रूप धर लिया था, नहीं, भस्मासुर का अंत करने के लिए। वो जिसके ऊपर हाथ रख देता था उसी को जला देता था। तो उन्होंने क्या किया कि डांस में ऐसा स्टेप बना दिया कि अपने ऊपर ही हाथ रख लिया उसने, और खुद भस्म हो गया। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए नीचे वाली लाइन देखो, सबसे पहले जादूगरनी का नृत्य बोलते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने जादू कर दिया उसके ऊपर। और भगवान विष्णु ने स्त्रीण रूप, स्त्रीण रूप मतलब फेमिनाइन फॉर्म, फेमिनाइन फॉर्म का मतलब क्या? वो स्त्री का रूप धरा था उन्होंने, मोहिनी का। नहीं तो सारे देवता परेशान थे। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। व्यवहार माला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बुक में है? व्यवहार माला ग्रंथ में किया गया है। ओके। इस नृत्य में केरल में कसावू साड़ी, हम आपको परिधान में बताएंगे, केरल में कसावू साड़ी चलती है, जैसे महाराष्ट्र में पैठनी साड़ी चलती है, केरल में इलकल साड़ी चलती है। हर जगह साड़ी होती है ना, स्टेट में अलग अलग, है ना। जैसे उड़ीसा में संबलपुरी साड़ियां हैं, ऐसे ही केरल में कसावू। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना तुम, है ना। एकल महिला द्वारा किया जाता है। कहाँ पर है इसका? तो मोहिनी अट्टम केरल में होगा, तो कसावू साड़ी ऑटोमेटिक याद रखेंगे, जादूगरनी का नृत्य है। इसमें भी मणि प्रॉब्लम, और कहाँ पर थी मणि प्रॉब्लम? तो केरल के ही कथकली में थी। केरल में ही देखिए, तेविती चियाट्टम, नगई नाटकम और दसिय अट्टम, तो अट्टम डांस ही केरल के हैं। कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछा दसिय अट्टम का संबंध किससे है, तो केरला का देगा विकल्प। तो ध्यान रखना है इसको।
अब ये दसी अट्टम है, दासी अट्टम मत कर लेना, दासी अट्टम होते ही दासी हो जाएंगे कहाँ पर, भरतनाट्यम में। ठीक है, बात क्लियर है। अब आते हैं आज के लास्ट वन, सत्रिया पर। सत्रिया कहाँ का था बताइए? असम का था, असम का। इसको 2000 में शामिल किया गया, यानी इससे पहले 7 क्लासिकल डांस थे। यही तो बात हुई। तो एट्थ को कब आपका एडमिट किया गया इसको? इसको इंक्लूड किया गया सन 2000 में, यानी आज से लगभग 25 साल पहले। 25 साल पहले, है ना। पहले नहीं होता था, पहले 7 होते थे। 2000 से कितने हो गए? 8 हो गए। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई। और इसके संस्थापक जो है वो श्रीमद शंकरदेव है। एसएससी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें आपके में भी इस बार पूछेगा, हम फोर श्योर कह सकते हैं, है ना। संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकरदेव। तो ये कहाँ का है? असम का। तो असम में आपका वैष्णव मठों में इसकी खोज हुई है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। अंकिया नाट एक नाटक है, या हम कहें कि एक आपका फॉक डांस है। इसको हम फॉक डांस के टाइम पे ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सत्रिया जो आया वो अंकिया नाट को परफॉर्म करने के लिए लाया गया। जब इस डांस को मतलब कोई मेल करे तो भांगी, और जब स्त्री करे तो सीमंगी कहलाता है, सीमंगी। और त्योहारों पर यह डांस फोकोट, यानी कि भोकोट क्या बोलेंगे इसको, पुरुष जितने भी आपका मेल जो बैगर्स यानी कि आपका मॉन्क्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पुरुष करे तो भांगी, ठीक है, और जब स्त्री करे तो सीमंगी। यानी स्त्री को तो ऐसे ही भी याद रख लेंगे, सास सास से सीमंगी। भांगी, पुरुष ऐसे नाचता है जैसे कि उसने भांग पी ली हो, है ना, भांग के जैसा। सॉरी। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। किसका? बोरगीत का। आज शाम तो बोर हो गए यार सब। आज शाम बोरगीत संगीत। नृत्य का बहाना, बहाना बना लो, कोई बोर हो गए हैं सब लोग, बहाना बना लो, आज शाम कहीं बाहर चलाते हैं, आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, यही करते हैं ना सब, भावना। आज बहाना बना लो, आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, आज शाम। असम से याद रखो। बोर हो रहे हैं, आज शाम बाहर कहीं बाहर चलते हैं। नृत्य का बहोना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर। और इसी में होता है एक माटी अखोरा। माटी अखोरा, अखोरा का मतलब समझते हैं? अखाड़ा। जैसे कुश्ती के लिए होता है ना अखाड़ा, मिट्टी का अखाड़ा। तो ये भी सत्रिया में है। ऐसे याद रहो, आज शाम बोर हो रहे हैं यार, कोई बहाना बना लो, आज मिट्टी में अखाड़ा ही जोड़ते हैं। इसका अर्थ होता है मिट्टी पर व्यायाम करना। इट मीन्स एक्सरसाइजिंग ऑन द सोल। सोल, समझे इस बात को? बोलो जी एक बार। सत्रिया कब शामिल हुआ? 2000 में। और सबसे नया यही हो जाएगा, क्या बोलोगे? क्योंकि भाई जब 2000 में शामिल हुआ, इससे पहले 7 थे, तो सबसे नया यही होगा ना। सबसे नया क्लासिकल डांस, न्यूएस्ट क्लासिकल डांस, न्यूएस्ट क्लासिकल डांस। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सारे लोग बताएं, बात क्लियर हो गई इतनी? कल का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिकल डांस आर्टिस्ट। वहां पर हमको ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमको आर्टिस्ट को मैच करना है। उनके नाम हमको मिलाने हैं। लगभग कितने याद करेंगे? कुछ एफर्ट आप लगाएंगे, कुछ एफर्ट मैं लगाऊंगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने समय अनुसार उनको बनाते रहना। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कि नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक्स नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो कल के टॉपिक के लिए तैयार रहना, कल पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक होगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको देना है, देखेंगे कितने लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा था। मुझे बताना, आप लोगों को बताना है, नागबंध मुद्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? नागबंध मुद्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? नागबंध मुद्रा, ये नागबंध स्टाइल इज रिलेटेड टू किस क्लासिकल डांस से उसका संबंध है, आपको बताना है। ठीक है, अभी नहीं, वीडियो के बाद में आंसर करना है। तो उम्मीद करेंगे कक्षा कैसी लगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जिन साथियों ने पहले पढ़ रखा होगा। मैं फिर से बता देता हूँ साथी, आप सब लोगों की थोड़ी सी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। अगर आप 60% अपना मॉक में स्कोर कर रहे थे, तभी इसकी तरफ बढ़े आगे। या आज की कक्षा से आपको लगा होगा नहीं स्पीड ठीक है, मैं साथ में चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है,
तो ही आप उसमें आगे बढ़ें, और बाकी आप अपने विवेक के साथ में डिसीजन लें। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपकी चीज़ें अभी तैयार नहीं है तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट बनाएं। संयम से हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, है ना। कभी ये मत सोचना कि मैं जल्दबाजी करके कुछ प्राप्त कर लूँगा, किसी को नहीं होता। समय पे जब आप उसके योग्य हो जाएंगे तो आपको खुद मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथ ही आपका कल। टेक केयर।